बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने आगाज़ करना है जी। कल हमने कुछ थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री को ठीक करने की कोशिश की थी। आज इंशाल्लाह ताला हम आगाज़ करेंगे। कल हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। हमें 3 बातें पढ़नी हैं। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो ये लॉज हैं, क्या टैक्स लॉज कैसे हैं, कैसे बनते हैं, इसके एथिक्स क्या हैं, और एक अहम बात इन 3 चैप्टर में आ रही होगी कि जो कंट्री का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो क्या है। यानी कुछ पैसे वफाक में हैं, कुछ सूबों में पड़े हैं, आपस की शेयरिंग कैसे होगी। वो जो हम कुछ पॉलिटिकल टाइप की बातें सुनते हैं कि जनाब फ़लाँ सूबे ने फ़लाँ का हिस्सा खा लिया, क्या उसका कोई लीगल स्टेटस है या ये किसी की मर्ज़ी से चल रही हैं चीज़ें। तो ये इस तरह की बातें इन पहले 3 चैप्टर में आ रही होंगी। चैप्टर का जो सेकेंड हिस्सा है जिसको हम इनकम टैक्स कह रहे हैं, जो कि ICAP की किताब के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 to 16 चल रही है, और फिर सेल टैक्स का एरिया। तो हम आगाज़ यहाँ से ही कर रहे होंगे। कल हमने ये बात भी कर ली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, और जितने भी मुल्क में कवानीन होंगे वो कोई भी कानून हो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सबॉर्डिनेट होगा। यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा तो हम किस लॉ की बात मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जा रही है, ठीक है ना। मसलन उसमें से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, एंड सेल टैक्स एक्ट 1990 इज़ अनदर एग्जांपल। कंपनीज एक्ट और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें से कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ रहे होंगे। फिर हमने कहा जी इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, या ऐसे कहिए किसी भी कानून का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी लॉ अगर मुल्क में बनता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसी होता है, उस लॉ को पहले लॉ को ड्राफ्ट किया जाता है, यानी उसके सेक्शंस बना लिए जाते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके नीचे कुछ शेड्यूल्स बना लिए जाते हैं, फिर उसके नीचे कुछ रूल्स बना लिए जाते हैं। सारे लॉज ऐसे ही चल रहे होते हैं, तो जाहिर है इनकम टैक्स भी ऐसे ही होगा, सेल टैक्स भी ऐसे ही होगा। फिर सेक्शंस की थोड़ी सी 2 बातें हमने समझी थी कि सेक्शन 1, किसी भी लॉ का सेक्शन 1 क्या कर रहा होगा? उसका टाइटल रखेगा, यानी लॉ का नाम रख देगा, उसकी ज्यूरिसडिक्शन बताएगा, यानी मुल्क में कहाँ कहाँ ये लॉ अप्लाई हो रहा होगा, और तीसरी बात उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट बता रहा होगा, यानी कब से ये लॉ अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। हर लॉ का सेक्शन 1 यही काम कर रहा होगा। हर लॉ का सेक्शन 2 एक अहम काम कर रहा होगा कि अगर लॉ का मीनिंग, लॉ किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा है और उसका मतलब कोई स्पेसिफिक है, कोई ख़ास मीनिंग है, तो उसको यहाँ डिफ़ाइन कर लिया जाएगा। और अगर यहाँ डेफिनेशन नहीं आई है तो फिर जो जनरल इंग्लिश डिक्शनरी में उसकी मीनिंग आ रहा है, जो उसके माशरे में रिवाज में जो मीनिंग आ रहा है, फिर वो वाला चल रहा होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली डेफिनेशंस कहाँ आ रही होंगी? सेक्शन 2 में आ रही होंगी। फिर हमने कहा यार जब डेफिनेशन बनेगी ना, तो डेफिनेशन 3 तरह की बनेगी। 2 को हल्का सा कल हम टच करके गए थे। एक हमने नाम ले लिया था एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन जिनका आगाज मीन से हो रहा था। ये जब किसी डेफिनेशन को हम मीन से स्टार्ट लेते हैं तो इसका मतलब है हम डिक्शनरी मीनिंग को ख़त्म कर देते हैं, हम उसका एक ख़ास रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। हम उसका एक ख़ास रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग ले रहे हैं। मसलन फ़र्ज़ कर, आपको समझाने के लिए कहता हूँ, कोई गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, जैसे मेरा ख्याल है आजकल कहीं ऐसे, मैंने मुझे पक्की खबर नहीं पता, लेकिन शायद ये ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो शेट्रो पे कोई स्टूडेंट के लिए रिलैक्सेशन हुई है, ठीक है ना। अब एक उसूल आया कि यार स्टूडेंट फ्री जाएंगे, फ़र्ज़ कर यही आया कि जी स्टूडेंट फ्री ट्रैवल करेंगे। अब स्टूडेंट का मतलब क्या है? स्टूडेंट का मतलब क्या है? अब अगर ये कोई लॉ बात कर रहा होगा ना, तो वो क्या कहेगा कि यार एक अमूमन का तो मतलब है, स्टूडेंट का मतलब है तालिब इल्म भाई जो कहीं पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? किसी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी मदरसे में पढ़ रहा है, किसी स्किल्स सीखने वाले स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, टेक्निकल बोर्ड का, ये सब स्टूडेंट ही कहलाएंगे ना। लेकिन फ़र्ज़ कर लें उनके जहन में बात है कि नहीं नहीं यार ये सब मुराद नहीं है, बल्कि जो रेगुलर स्कूल्स हैं और उनमें भी जो मैट्रिक तक के तलबा है हमारी मुराद तो वो है। तो फिर वो क्या करेंगे? लफ्ज़ स्टूडेंट को डिफ़ाइन कर लेंगे और उठा के कहेंगे स्टूडेंट मीन्स, और फिर वहाँ एक मीनिंग दे देंगे। फिर सिर्फ वो लोग स्टूडेंट कहलाएंगे उस कानून के लिए। सेक्शन 2 यही काम करता है। अगर खाली स्टूडेंट लिखा जाए
तो फिर सारे शामिल होंगे। अगर कोई बंदा पीएचडी कर रहा है वो भी कहेगा यार मैं पीएचडी का स्टूडेंट, क्योंकि जनरल मीनिंग तो स्टूडेंट का यही है कि सब लोग स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर लॉ उसका कोई ख़ास मीनिंग देना चाहता है तो लॉ का तरीकाकार क्या है, डेफिनेशन दे दे ताकि स्टूडेंट का एक ख़ास मीनिंग आ जाए। अब मसलन फ़र्ज़ किया राइज को एक मीनिंग देना है, तो राइज स्टूडेंट को क्या मीनिंग देगा, राइज कहेगा राइज स्टूडेंट मीन्स अ स्टूडेंट हु हैव गॉट एडमिशन इन राइज एंड हैज़ ऑब्टेन्ड राइज आईडी। कि यार हम तो उसकी बात कर, हमारी नज़र में तो स्टूडेंट वो होगा जो राइज का स्टूडेंट होगा। अब मीन्स का यही मतलब है कि जब आप जनरल मीनिंग को ख़त्म कर दें और एक स्पेसिफिक मीनिंग असाइन कर दें उस सारे उसको, ठीक है ना। ऐसी डेफिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन या रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। इस डेफिनेशन ने क्या किया है, उस लफ्ज़ को छोटा कर दिया। मैंने टेलर्ड मीनिंग लगा लिए उसके कि यार अब ये मीनिंग होगा। तो हमें इनकम टैक्स में बहुत सारे लफ्ज़ नज़र आएंगे जिसका एक बड़ा मीनिंग था, हमने उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी डेफिनेशन का आगाज़ कहाँ से किया, मीन से किया। अच्छा जी, अभी इनको पढ़ना मकसद नहीं है, पढ़ेंगे तो अभी हम इनकम टैक्स आज शुरू करने लगे, वहाँ से शुरू होगा। ये तो सिर्फ अभी हम देख रहे हैं कि ताकि हमें बात समझ आए। दूसरा इंक्लूसिव डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन जहाँ लफ्ज़ इंक्लूड आ रहा हो। इंक्लूड का मतलब है ऑर्डिनरी डेफिनेशन तो मौजूद ही है, ठीक है ना। जैसे एक फड्डा पड़ा हुआ है ना अभी यही मेट्रो वाले उस पर, कि जो मदरसे के तलबा हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं तो कहते नहीं किराया निकालो। तो क्या मदरसे में जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट नहीं है? लेकिन जनरल मीनिंग लोग उसे स्टूडेंट नहीं कहते, ये तो मदरसे में पढ़ रहा है। स्टूडेंट का मतलब है लोगों के ख्याल में कि किसी स्कूल में पढ़ रहा हो। इसका मतलब है फ़र्ज़ करें यही मसला हमने रिजॉल्व करना है तो वहाँ हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट इंक्लूड्स। अब हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। इंक्लूड का फ्रेज़ दो तरह से इस्तेमाल होता है। या तो हमें लग रहा है कन्फ्यूजन है तो चलो इंक्लूड करके शामिल कर देते हैं कि इंक्लूड मदरसा स्टूडेंट एज वेल, शामिल हो गया। या हमें पता है कि ये चीज़ शामिल नहीं है और हम शामिल कर रहे हैं, तब भी एक ही बात हो गई। हम वो टेक्निक सीख रहे हैं इस वक्त कि जो लेजिस्लेटर इस्तेमाल करके लॉ बनाता है, ताकि जब हम पढ़ रहे हो तो हमें पता लग रहा है कि यार ये काम यहाँ इसलिए हुआ, ये काम इसलिए हुआ। अब बाज़ दफ़ा क्या करते हैं वो, आप वहाँ स्ट्रैट में पढ़ के है ना परमुटेशन कम्बिनेशन, बाज़ दफ़ा इन दोनों का एक कम्बिनेशन बना लेते हैं। पहले हमने एक लफ्ज़ मीन से एक डेफिनेशन बनाई, एक डेफिनेशन बना दी। डेफिनेशन बना के मुझे खुद ही शक पड़ गया कि यार शायद लोगों को समझ नहीं आएगी। फिर मैंने उसके अंदर लफ्ज़ लगाया, एंड में दरमियान में जाके इंक्लूड, और नीचे चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि यार जो मैं ये बात कह रहा हूँ ना, मेन थीम तो ये है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो तीन तरह की डेफिनेशन हो गई, मीन से चलने वाली डेफिनेशन, इंक्लूड से चलने वाली डेफिनेशन, मीन एंड इंक्लूड से चलने वाली डेफिनेशन। अभी जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये तीनों चारों बातें नज़र आ रही होंगी। अच्छा जी, फिर एक और यहाँ हमने कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना था, जब हमने कोई ऐसी बात करनी थी जो डोमिनेट कर रही हो, ओवरराइड कर रही हो, ठीक है ना। तो फिर जिसको ओवरराइड करवाना हो, जिस सेक्शन को ओवरराइड करवाना हो, उसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट विद स्टैंडिंग। और फिर किस पर ओवरराइड करवाना है, बाद दफ़ा किसी सेक्शन पर, तो फिर क्या लिखेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 5। इसका मतलब सेक्शन 5 में जो लिखा है उसकी कोई अहमियत नहीं है, जो यहाँ लिखा है इसकी अहमियत है। और बाद दफ़ा सेक्शन 5 नहीं, पूरे लॉ पर, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सारा फारिग, जो यहाँ बात लिखी है ये अहम। और बाद दफ़ा सारे मुल्क के सारे लॉज फारिग, ठीक है ना।
एनीथिंग कंटेन्ड फॉर द टाइम बीइंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी इसकी कि जब हम नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात कर रहे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम सारे लॉज को एक तरफ कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, बाकी लॉ में जो भी लिखा हुआ एक तरफ हो गया। अभी जो बात हो रही है वो पूरी हो रही होगी। इस तरह के कवानीन बनाते वक्त क्या करना पड़ेगा? इस फ्रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका बिल्कुल रिवर्सल साइड, सब्जेक्ट टू। जब किसी सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ जोड़ना मकसद हो कि यार एक बात वहाँ हुई थी, अब एक बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको अलग ना समझें, ये उसके साथ कंटिन्यूड है, तो फिर क्या कहना पड़ेगा? सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, सब्जेक्ट टू सेक्शन 5। इसका मतलब है भाई ये काम करने से पहले सेक्शन 5 पढ़ के आओ, ये उसकी कंटिन्यूशन में बात हो रही है। बात समझ आ रही है? एक है किसी सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ कंटिन्यू करवाना, यार जो कुछ बातें वहां लिखी हुई हैं कुछ मैं यहां लिखने लगा हूं, ये दोनों इकट्ठी अप्लाई होनी है, फिर क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट टू। और एक है कि मैंने एक बात पहले कही थी, अब कोई और कह रहा हूं, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, कौन सी अप्लाई होगी? तो जो ओवरराइड करेगी उसके साथ क्या लिख दूंगा? नॉट विद स्टैंडर्ड। ठीक है ना? ये हमने कुछ थोड़ी सी एक बुनियाद बना ली है। अच्छा, फिर लॉ दो अहम बातें, दो और छोटे छोटे अल्फाज इस्तेमाल करता है, एक शैल और दूसरा मे। शैल जब हम इस्तेमाल करेंगे लॉ में तो इसका मतलब है ये बात मैंडेटरी है, ठीक है ना, लाजमी है, लीगल रिक्वायरमेंट है, करनी है। और जब मे इस्तेमाल करेंगे तो ऑप्शनल है। मसलन अभी हम आजकल में ही शुरू करेंगे सेक्शन 4, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है ऑर्डिनेंस की कंटिन्यूशन में बात हो रही है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। इनकम टैक्स शैल बी, अगर यहाँ में लगा देते तो कहता यार आपने खुद ही कहा था आपका दिल करे तो टैक्स दे देना, दिल करे तो ना देना, तो नहीं कर रहा दिल भाई। बात समझ आ रही है ना? अब आप लिखने लगे हैं एग्जाम में, कहते सर पता नहीं आई कैप क्यों फेल कर देता है, क्योंकि जहां आपने शैल लिखना था वहां में लिखा है, जहां में लिखना था वहां शैल लिखा है। बेचारा एग्जामिनर क्या करे? तो उसे कह के आए हो कि बंदे का दिल करे तो टैक्स दे दे, ना दिल करे तो ना टैक्स दे। बात समझ आ रही है? तो मे एंड शैल के फ्रेज से क्या फर्क पड़ेगा? इसी तरह एक सेक्शन की एग्जांपल आ रही है, अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज। अब कोई ऑप्शन दे रहे हैं कि यार आपका दिल करे तो ऐसा कर लो, दिल करे तो ना करो। बात समझ आ रही है ना? आपका दिल करे तो ऑप्शन है आपके पास। इसका मतलब है यहां मेरे पास ऑप्शन है और ये कंपेलिंग नीड है, ये मुझे ऐसे करना ही करना है। मसलन रेड सिग्नल पे रुकना ही रुकना है, तो अगर कहीं ट्रैफिक के कवानीन हम बनाएंगे तो वहां क्या लिखना पड़ेगा? शैल लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? कुछ और बातें भी मैंने यहाँ लिखी हैं लेकिन अभी हम इनको नहीं करें। ये एक बड़ी अहम बात है, लेकिन इसको बाद में कभी, अभी आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपकी फाउंडेशन ऐसी बना के भेजनी है कि जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, किसी जगह पहुँचेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप नज़र आएंगे कि आप पढ़ कर आए हुए हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमने टैक्स पढ़ा हुआ है उनसे, इकबाल खान साहब, नवीद अंसारी साहब ने भी उनसे टैक्स पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, हमारे उस्ताद भी हैं। ये मैं कोई आपसे बात कर रहा हूँ 2 साल पहले की। 2 ईयर बैक एक दिन वो कॉलेज में तशरीफ़ ले आए, तो हमें क्लासेस में पता चला इकबाल खान साहब आए हैं। तो नवीद साहब भी अपनी क्लास छोड़ के आ गए, मैं भी अपनी क्लास छोड़ के चला गया। अब हम प्रिंसिपल रूम में बैठे हैं, खान साहब बैठे हैं, उस्ताद हमारे। तो अब वो ज़रा बड़े फ्रैंक हमारे से बात कर रहे हैं, कहते यार की पढ़ा रहे हो तुसी? मैंने कहा जी क्या हुआ सर? बेड़ा गर्क कर रहे हो कौम दा। अब हम बैठे सामने, अंसारी साहब बैठे, मैं बैठा, बेड़ा गर्क कर रहे कौम का। मैं सर क्या हुआ है? किसी बच्चे को कोई बात नहीं पता है, बच्चा फॉर्म में आता है, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, ये बच्चे हैं क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब वो काफ़ी सारा, और वो टैक्स के बंदे हैं तो टैक्स से रिलेटेड ही वो ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैंने थोड़ी देर, जब काफ़ी बेइज्जती उन्होंने हमारी कर ली तो
बल्कि उन्होंने एक और लफ्ज़ बोला, वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं बोल नहीं रहा तो, क्योंकि मैंने उनका नाम ले दिया, तो उन्होंने एक और हाश लफ्ज़ भी बोला। खैर अब जब थोड़ी देर उन्होंने बेइज्जती वाली कर ली तो अब मैंने जिसारत की, मैंने कहा सर मैं भी टैक्स पढ़ा रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ तेरे मुंडे आए ने बिल्कुल मैं वेख्या है, मैं तेरी वो वीडियो भी वेखी है, तू बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो मैं तेरी वो वीडियो देखी है, वो तो सम टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ है। दैट वीडियो रिलेट टू दिस सेक्शन कि यार लॉ को रीड कैसे करना है, सेक्शन किसे कहते हैं, सब सेक्शन किसे कहते हैं। ये वीडियो मैंने एक बनाई और फिर ये वायरल हुई, तो मुझे बहुत सारे मेरे एक, बल्कि अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो हम बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कमेंट्स उसके ऊपर डले हुए हैं। मेरे साथ में हम ऐसे इकट्ठे बैठ के हमने क्वालिफाई किया, दोनों दोस्त, हम सीए में आके दोस्त बने। राहिल फारूक साहब आजकल माशाल्लाह SNGPL में हैं, तो उन्होंने भी वहाँ कमेंट डाले। उन्हें क्वालिफाई किए हुए उस वक्त कोई तकरीबन 20 साल हो चुके थे, 18-20 साल। तो उन्होंने कहा यार आज मुझे पता चला है कि ये बात क्या होती है। तो आप अपनी शनाख्त खुद बनेंगे अल्लाह ने चाहा। और अगर आप सिर्फ ये सोच कर चलेंगे ना कि यार मैंने पास होना है, बस खाली यार पास तो होना ही होना है ना। ये वो इल्म है जिससे हमारी रिमेनिंग ज़िंदगी इस पर गुजरनी है। अकाउंटिंग का इल्म, टैक्स का इल्म, कंपनी लॉ का इल्म, ये हमारा कोर एरिया है। ऑडिट का इल्म, ये 4 पेपर हमारे तो कोर पेपर है ना। ये इससे हमने सारी ज़िंदगी अपनी शोहरत, इज़्ज़त, पैसा इसी से कमाना है। इसको खाली पास नहीं करना हमने, इसको हमने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बिल्ट इन करना है। वो जब फर्म्स आपके इंटरव्यूज़ ले रही होती हैं, इंटरव्यू में क्या जज कर रहे होते हैं, वो यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि आपका नॉलेज कहाँ है, कितना है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन ये हम फिर किसी और टाइम पे, एक बड़ा क्रिएटिव काम है, लेकिन अभी आप बोर हो जाएंगे क्योंकि अभी आपने कुछ चीज़ें सीखी नहीं हैं। फिर हम इसको दोबारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम आगाज़ करने लगे हैं पढ़ने का बाकायदा तौर पर। ये बड़ी मेहनत के बाद एक काम हुआ। हम यहाँ से आगाज़ करने लगे हैं जी, सेक्शन नंबर 4। यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ हो रहा है बेसिकली। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 4, अभी इसका जिक्र भी आ रहा था पीछे एग्जाम्पल में भी। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स। अब ये सेक्शन 4 आ गया। अब इस सेक्शन को हमने पढ़ा है, अब हमें कई चीज़ें समझनी है यहाँ से। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या इनकम टैक्स देना ज़रूरी है? तो मैं समझ आ गई कि यस देना ज़रूरी है, तो शेल से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ लिखा होता है इनकम टैक्स में बी इम्पोज, तो फिर हमारी मर्जी होती, टैक्स देना को दिल करे तो दे दे, ना दिल करे तो ना दे। अब इसमें और कई मसाइल हैं जो भी हम बातें कर रहे हैं उससे लिंक करने लगूँ। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। टैक्स ईयर, इसका क्या मतलब हुआ? तो फ़ौरन मैंने अपने आप से पूछा कि यार अगर तो कोई ख़ास मीनिंग है ना इसका, तो मैं देखता हूँ इनकम टैक्स ने कहीं से डिफ़ाइन तो नहीं कर रखा। अगर डिफ़ाइन कर रखा है फिर तो मैंने उस नज़र से पढ़ना है इस लफ्ज़ को, और अगर डिफ़ाइन नहीं किया हुआ फिर अंग्रेज़ी वाली जर्नल नज़र से पढ़ना है। तो ये मैंने देखना है मैंने कौन से ग्लासेस लगाने हैं इस वक्त। फिर आगे चलते हैं, ऑन एवरी पर्सन। पर्सन, क्या पर्सन डिफ़ाइन किया है इनकम टैक्स ने? तो फिर तो मुझे उस नज़र से देखना पड़ेगा। और अगर डिफ़ाइन नहीं किया तो फिर जनरल मीनिंग लेने पड़ेंगे कि भाई पर्सन का क्या मतलब है। हु हैज़ टैक्सेबल, फिर एक लफ्ज़ आ गया टैक्सेबल इनकम या लफ्ज़ इनकम। फिर सोचना पड़ेगा कि यार इनकम का मतलब क्या है। एक जनरल मीनिंग है, एक माशरे में कि हाँ भाई कैसी इनकम चल रही है, कह रहा सर अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा जा रहा हूँ। इसको भी इनकम का पता है। हमारा कोई माशरे में जनरल गुफ्तगू में इनकम का एक मीनिंग है, लेकिन देखना है ये वाला लगेगा कि कोई इनकम टैक्स का लगेगा। तो बार बार कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 2 में। अच्छा, फिर ये जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई ना, तो बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी ना वो यूज़र फ्रेंडली एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ना जी, यूज़र फ्रेंडली। तो लॉज भी यूज़र फ्रेंडली लिखने शुरू कर दिए।
पहले एक स्ट्रिक्टली सेक्शन 2 एक जगह थी जहां डेफिनेशन देते थे, इसके अलावा कहीं डेफिनेशन नहीं देते थे। लेकिन अब क्या होता है, बाद दफ़ा यूज़र फ्रेंडली करने के लिए कहीं कोई बात हो रही है वहीं उसको डिफाइन भी कर देते हैं। तो वो जो सेक्शन 2 वाली बात है वो कहीं कहीं आपको वायलेट होती नजर आएगी। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है, यहाँ क्यों आ गई है? वो यूज़र फ्रेंडली की वजह से आ गई है। ठीक है ना, मकसद ये है क्या लॉ ने डिफाइन किया है या नहीं किया है। अच्छा जी, टैक्स ईयर को देखना पड़ेगा हमें, पर्सन को देखना पड़ेगा हमें, इनकम टैक्सेबल इनकम को देखना पड़ेगा, फिर समझ आएगी ये कहना क्या चाह रहा है। अभी तो अंग्रेजी की समझ आई थी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं टैक्स ईयर का क्या मतलब है। ये मैंने 2 साल यहाँ लिख दिए आपके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे 2 साल मैंने आपके पास लिख दिए। अगर मैं ऐसे लिखूं जनवरी टू दिसंबर, इस लफ्ज से हम वाकिफ हैं, ईयर, इससे तो हम वाकिफ हैं ना। इस लफ्ज का क्या मतलब है, ईयर। कौन सा ईयर चल रहा है जी? 2023 चल रहा है जी। कब शुरू हुआ था जी? 1 जनवरी को शुरू हुआ था। कब खत्म होगा जी? 31 दिसंबर को शुरू होगा। आप एज एन अकाउंटेंट एक लफ्ज सीख रहे हो उधर अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल ईयर सीख रहे हैं ना। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है? कंपनी के वो 12 महीने जहां कंपनी अपने अकाउंट्स को क्लोज करेगी। कंपनी 31 दिसंबर को भी अपने अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते, कहीं भी कर सकती है उसूलन तो, लेकिन मैं वैसे मोटी मोटी बातें ले रहा हूँ जो कंपनीज कर रही हैं। कोई कंपनी दिसंबर उनका क्लोजिंग ईयर है, कुछ का मार्च है, कुछ का जून है, कुछ का कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ईयर मुकम्मल करना है। ऐसे ही इनकम टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स ईयर का मतलब क्या है? एक ऐसा साल, अब साल का तो मतलब हमें पता है, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। लेकिन 12 मंथ कहाँ से शुरू करने हैं? जनवरी से शुरू करने हैं? तो लॉ कहता है कि नहीं, जनवरी से शुरू करने नहीं है। टैक्स ईयर आपने कैसे शुरू करना है? पहली बात चलो डिफाइन करने के लिए, ये वाला जो ईयर था इसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला पीरियड जो था ये क्या था? कैलेंडर ईयर था। वो कैलेंडर ईयर 2021 कहलाएगा, ये कैलेंडर ईयर 2022 कहलाएगा। या वो 22 है, ये 23 है, वो 24 है, ये 25 है। नाउ व्हाट इज टैक्स ईयर? It's a period of 12 months, starting from 1 जुलाई। अब जब मैंने 1 जुलाई से कोई पीरियड टेकअप किया तो इसने क्लोज कहाँ होना है? 30 जून को। अब हमने आधा तीतर आधा बटेर कर दिया इसमें 2021 भी आ गया और ये 2 सालों पर मुहित हो गया। लॉ इसको कह रहा है टैक्स ईयर, ठीक है ना। अब ईयर है तो ऑब्वियसली इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब 2 बातें हैं। जब मैंने कहा ये 12 मंथ पीरियड है तो इनमें से कोई एक बात आपको बता दूं, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, या बता दूं ख़त्म कहाँ हो रहा है। तो अगर ख़त्म बता दूं तो शुरू खुद ही निकाल लोगे, शुरू बता दूं तो ख़त्म खुद निकल आएगा। दोनों बताने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। जब ये कह दिया इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो फिर या शुरू बता दूं या एंड बता दूं, बाकी बात हमें समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखना है लेजिस्लेटर ने क्या किया। जो उसने किया हम वैसे करेंगे, अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। आपको पता है लॉ में, कल मैंने आपको समझाया, एक फुल स्टॉप भी हम अपनी मर्जी से लगा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। एक जगह फुल स्टॉप नज़र आ रहा है, यहाँ फुल स्टॉप लगना था लेकिन लगाया नहीं है, दोबारा असम्बली का इजलास बुलाना पड़ेगा, सेनेट का इजलास बनाना पड़ेगा, सदर को भेजना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर सेम होना है 100%। करना क्या है जी? फुल स्टॉप लगाना। अब आम आदमी को तो समझ, कहेंगे यार कल के अंदर हैं भाई, तो लगा लो फुल स्टॉप भाई, इससे क्या हो गया। लेकिन नहीं, लॉ ऐसे नहीं चलता ना। लॉ ने एक डेफिनेशन दी, नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या लफ्ज़ है? नॉर्मल टैक्स ईयर। कैसे लिखा लॉ ने? नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। स्टार्ट बताने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अब एक बच्चे ने डेफिनेशन एग्जाम में लिखी, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। क्या गलत हुआ? सब कुछ गलत हो गया।
लॉ है ना, लॉ इज ब्लाइंड। लॉ एंड की बात कर रहे हैं, आपने सेम मीनिंग नहीं निकालना ना। लॉ ने एंड की बात की, आज के बाद हमें एंड की करनी पड़ेगी। हालांकि हाँ, जब लेजिस्लेटर बैठा था डिफाइन कर रहा था की बात कर देता, हम स्टार्ट की करेंगे। लॉ एक पेज पे फर्ज किया, एक लॉ लिखा, अब तो खैर सारा वो डिजिटलाइज हो गया ना। पहले ये सब रिटर्न्स और सारा कुछ जाता था पेपर के ऊपर। फर्ज कर लें 2 रिटर्न्स बनी हुई हैं, एक पिंक कलर की रिटर्न बनी हुई है, एक येलो कलर की रिटर्न बनी है। लॉ कहता है आपने ये रिटर्न येलो पेज पे करनी है, आपने वाइट पे सबमिट करा दी तो इनवैलिड हो गई है। लॉ इज ब्लाइंड। लॉ कहता है जो कहा है ना चुप करके वो कर लो, आगे से दिमाग चलाना नहीं है। दिमाग कब चलाना है? लेजिस्लेटर चलाए जब उसने वो बना रहा है, वहां दिमाग चलाएंगे, बाद में नहीं चलाएंगे। अब एक बच्चा कहता है सर मैं सारा ठीक करके आया, बस आई कैप आपको पता चाहता ही नहीं मैं पास हो जाऊं। करके क्या हुआ? वो स्टार्ट लिखे आया है। लेजिस्लेटर कह रहा है आपने एंड की बात करनी है। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। अब हमने इसको एब्रीविएट करना है, डिनोट करना है। जैसे ये पीछे मैंने बनाया था, क्या रब इस टैक्स ईयर, इसको मैंने कहा कैलेंडर ईयर 2021 है, इसको मैंने कहा कैलेंडर ईयर 2022 है। इसका क्या नाम रखूं, 21 या 22? अब ये भी लॉ ही मुझे बताएगा, ठीक है ना। लॉ में बड़ा आसान काम है कि क्या करना है, कहते हैं देख लेते हैं, क्या जो कह रहा है वही करना है और क्या करना है। कहानी तो हमारी तो चलनी नहीं है ना, हमारी तो अब इतनी नहीं चलनी कि हम फुल स्टॉप लगा लें। अब तो खामोश होके जो लॉ में लिखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कल एक डायलॉग बोला था, शायद अभी अपने उसकी डेप्थ का अंदाजा नहीं हुआ। लॉ अगर गलत बन गया तो जब तक गलत को ठीक नहीं करेंगे वही लॉ है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ट्रैफिक कवानीन में गलती से लिखा ये गया कि आपने ये वो रेड लाइट पे गुजरना है, तो जब तक अमेंड नहीं होता आप गुजरना ही ठीक लॉ। हमें सबको पता नहीं यार रेड पे तो रुकना है, लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई अभी नहीं रुकना, अभी चलना है, जब वो कहेंगे फिर रुक जाएंगे। सारा कुछ लॉ ने बताना है, हमने कुछ भी खुद नहीं करना, इसीलिए सारा फोकस है। अच्छा मजे की बात यह है, सारा लॉ का मिजाज ये है कि आपने ऐसे चलना है। और हमें टीचर्स या अक्सर मेंटोर या वो जो खान साहब आकर हमारी बेइज्जती कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि यार आप लोग क्या कर रहे हो भाई, बच्चे को लॉ ही नहीं पढ़ना सिखा रहे, उसको पास होना सिखा रहे हैं, क्योंकि पास होना तो 50 नंबर आएंगे, हम पास हो जाएंगे। आपने वो जो बेसिक कोर थीम है वो ही नहीं बताया बच्चे को कि लॉ का थीम क्या है। अब ये बच्चा बेचारा पास भी हो जाएगा, लेकिन ये जाके फर्म में, आपको पता है फर्म में जूनियर सीनियर और ये बेइज्जती बूस्ती का बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर होता है। अच्छा है उससे ट्रेनिंग हो जाती है बंदे की। अब वो खान साहब जैसा बंदा, या वो एक अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे हमीद चौधरी साहब, आपने उनको किसे पता नहीं सुन रखे हैं कि नहीं सुन रखे, या इस प्रोफेशन में आए हैं तो अब सुन लेंगे, लेकिन अब वो बेचारे फोत हो गए। एक सबसे सख्त जो हमारे प्रोफेशन में मेंटोर था वो हमीद चौधरी साहब थे। वो बच्चों की वो करते थे कि वो क्लास में बताई नहीं जा सकती है, ऐसे गालियाँ निकालते थे, ऐसे करते थे, बुरा हाल, मतलब इज्जत नामी चीज़ ही कोई नहीं थी। कि मतलब जो बच्चा हमीद चौधरी में जा रहा होता था ना आर्टिकल करने, तो बच्चों को समझ आती है यार इसकी इज्जत नफ्स कोई नहीं है। तो ये इसलिए हमीद चौधरी साहब के पास जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही बुरा करते थे सलूक। लेकिन जब वहाँ से बच्चा निकलता था तो वो इतना पॉलिश होता था कि इंडस्ट्री उसको लाख सवा लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करने को तैयार होती थी। क्यों? ये चौधरी साहब की गालियाँ खा के आया, वही ट्रेंड हो गया हुआ है। ट्रेंड हो गया हुआ है। तो ऐसे निज़ाम था। अब आप ऐसे मेंटोर के पास चले गए, आपने आर्टिकलशिप तो ले ली, आगे जैसे मंशा साहब हैं, जैसे इकबाल खान साहब हैं, अब ये भी हमीद चौधरी साहब की वो क्या कहते हैं उसे, हाँ वो नहीं एक और वो क्या कहते हैं उसे, मेरे नहीं कोई और, खैर अभी आ जाता है लगा। तो ये उन्हीं की वो शबी हैं, ठीक है ना, डेमो कॉपियाँ। तो अब खान साहब ने आपके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा पुत्र खोली ज़रा सेक्शन फलां। अब आपने तो टीचर की किताब और नोट्स पढ़ रखे हैं, सेक्शन फलां का तो आपको पता ही नहीं है कहाँ है। तो समझो आज आपकी वो होने वाली है कि पता लग जाएगा।
और साथ ही उन्होंने ये भी कहना किधर को पढ़ के हैं तो ये नहीं बताना कि जाहिद कभी से पढ़ के ठीक है ना। तो इतना टीचर का ख्याल रखना था। आप कहे सर मैंने खुद पढ़ा है, मैंने तो टीचर से पढ़ा नहीं है। जब तक लॉ का मिजाज मेरे अंदर नहीं उतरेगा, जब तक लॉ की फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आएगी, इसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? बच्चा शॉर्ट साइटेड है। बच्चे को एक चूरन बेचा जा रहा है, को जनाब ये तो फलां तो लतीफ़े तो फलां। यार खुदा का नाम, आप ये मेरे पास ये सीखने के लिए आए हैं। आपके माँ बाप ने बड़ी हार्ड अर्न मनी मेरे लतीफ़े के लिए नहीं जेब जमा करवाई हुई, उस लर्निंग के लिए है जो मैंने आपको करवानी है, उसी पर आए। लेकिन बच्चा बस शॉर्ट साइटेड है। खैर, अब लॉ अगली बात कह रहा है कि भाई इसको एब्रीविएट कैसे करना है। वो कह रहा है भाई इसको शो कैसे करना है। एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सैड डेट कौन सी? एंडिंग की डेट। वो कह रहा है भाई इसको शो ऐसे करना है क्योंकि उसने एंडिंग डेट से बताया है। उसने कहा उस जिस कैलेंडर ईयर में ये आ रही है, अब कैलेंडर ईयर क्या है? 22, और इस डेट का जिक्र कर रहा है वो। इसका मतलब है इसको हम क्या शो करेंगे? टैक्स ईयर 2022 शो करेंगे। ठीक है ना। अब जरा देखें वो जो गलती कैसे होती है, जिसे आप कह रहे हो कि सर नहीं फर्क तो कोई नहीं पड़ा। अब एक बच्चे ने डेफिनेशन कैसे लिखी, जरा देखिए तमाशा क्या हुआ। नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन है, 2 नंबर की डेफिनेशन थी। बच्चे ने क्या लिखा जी? नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ starting on 1st July and is denoted by the calendar year in which the said date fall. अब वो इसको क्या कह रहा है? इस डेफिनेशन को पढ़ के क्या पता चल रहा है? टैक्स ईयर 2021 और ये है 22। फिर कहते हैं आई कैप पास नहीं करता, मैं तो ठीक लिख के आया था। नहीं भाई नहीं, आप ठीक नहीं लिख कर आए थे। यही तो फन सीखने हैं। आप में से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बी लॉ मेरे पास पढ़ा हुआ है। मैं बी लॉ की अक्सर क्लासेस में कहता था कि लॉ को सबसे रिफाइन पढ़ने की जगह इनकम टैक्स लॉ है। यहाँ आप लॉ को पोइट्री की तरह पढ़ेंगे। जैसे शायरी में हम एक एक लफ्ज़ से मीनिंग निकालते हैं, गलत जगह सांस भी ले लें तो मीनिंग चेंज हो जाता है। यकीन जाने ऐसे आप गलत जगह सांस ले लें तो मीनिंग चेंज हो जाता है। लॉ में भी ऐसे, और लॉ में आपके ऐसे ऐसे छिक्के लग रहे होते हैं बाद दफ़ा कि आप सोच नहीं सकते। कोई एक बात आम बंदे को समझ ही नहीं आ रही, आपने पढ़ा, आपने एकदम कहा यार इसका तो ये मीनिंग भी निकलता, आपने कहा ऐसी की तैसी। चलो जी, वो जो मैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात आपको बता रहा हूँ, वो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे किस्से और कहानियाँ, ऐसा हो नहीं सकता। जरा आगे चलें, ऐसे किस्से और कहानियाँ अल्लाह की मेहरबानी से हमने खुद कर रखे हैं इनकम टैक्स के अंदर। जब उन सेक्शन में पहुंचेंगे तो फिर आपको कहानियाँ सुनाएंगे कि यार ये लोग तो ये समझ रहे थे और फिर हमने इसका ये मीनिंग ले लिया और वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, लॉ बदलना पड़ गया। ये अल्लाह का शुक्र है इस नाचीज़ की वजह से ऐसे हुआ बहुत दफ़ा, और आपकी वजह से होगा अगर आप सीख के जाएंगे। और अगर आप तैयारी करके जाएंगे, पास होना है, वो पहुँच गए खान साहब के पास, तो बाकी बातें आपको पता है कि क्या होगा। अच्छा जी, तो जनाब अब डेफिनेशन क्या फाइनल हुई? It's a period of 12 months ending on and is denoted by calendar day. ठीक हो? अब हमें फ़ौरन पता चल गया कि सर ने यहाँ 2022 क्यों लिखा है, 21 क्यों नहीं लिखा। इट्स अ नॉर्मल टैक्स ईयर। ऐसी तमाम कंपनीज जो ये फॉलो कर रही होंगी उनके लिए हम लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहे हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर। एक लफ्ज़ आ गया स्पेशल टैक्स ईयर। वो कहते हैं कुछ कंपनीज जो हैं वो ये टैक्स ईयर फॉलो नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं इसका जिक्र अभी करते हैं। वो कह रहे हैं इट्स अ पीरियड ऑफ, है ये भी 12 मंथ ही, डिफरेंट फ्रॉम, इसका मतलब है 30 जून को ख़त्म नहीं होना इसने। डिफरेंट तो फिर ही आएगा ना, जब पीरियड 12 मंथ है और 30 जून को ख़त्म नहीं होना तो फिर शुरू भी कहीं और से होगा ना। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 month different from, it is allowed for certain person, it is allowed for certain person and is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of special tax year
फॉल्स। अब ये वाली बात ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक हमें सिर्फ एक बात पता चली है कि ये भी 12 मंथ ही पीरियड है, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम, इसका मतलब है ऐसे 12 मंथ जो 30 जून को ख़त्म ना हो, 31 जुलाई को ख़त्म हो जाए, 31 अगस्त को ख़त्म हो जाए, 30 सितंबर को ख़त्म हो जाए, अक्टूबर को हो जाए, नवंबर को हो जाए, बस 30 जून को ना ख़त्म हो, क्योंकि डिफरेंट फ्रॉम दैट तो फिर ही रहेगा। इसका मतलब है इसके अलावा, अच्छा क्या हर एक के पास है? वो कहते नहीं, इट इज़ अलाउड। अगर मुझे अलाउ करेगा अलाउ तो फिर मैं स्पेशल टैक्स ईयर में फॉलो करूँगा, अदरवाइज बाकी सारे लोग कंपलसरी क्या फॉलो करेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करेंगे। ठीक है ना, बाकी सारे नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करेंगे। टू क्लैरिफाई द स्पेशल टैक्स ईयर डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट फॉल। चले मैं इसको थोड़ा न्यूमेरिकली एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अच्छा नहीं, अभी ने एग्जांपल लेट है, मैं यहाँ से समझाता हूँ। वो कहता है जी क्या होगा अगर एक कंपनी का यहाँ आ गया, यहाँ से हम पहले हमने क्या बनाया? नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है जी? एंडिंग ऑन 30 जून। अब वो कहता है कि भाई देखो, जब ये, अब एक और कंपनी हमने अपने ध्यान में रखी जिसका टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है मई में, जाहिर है मई एंड करके 31 मई को। कब क्लोज हो रहा है जी? 31 मई को। तो फिर शुरू कब हुआ होगा? हाँ, 1 अप्रैल, फिर जून। शाबाश, जाग रहे हैं। अच्छा जी, जून से 31 मई तक 12 महीने पूरे हो गए। कहते अब इसको डोनेट कैसे करें? फर्ज किया ये वही है, 2021 है और ये 2022 है, तो शो कैसे करना है? अब आपको एक मैं ट्रिक बताने लगा। आपने जहाँ ये ईयर क्लोज हो रहा है ना, इसके बाद देखना है कि अब जून कौन से कैलेंडर ईयर में आएगा। इमीडिएट जून कब आएगा? 22 में आएगा, तो इसे टैक्स ईयर 2022 ही बोलेंगे। ठीक है ना, इससे पीछे चलें। अप्रैल में क्लोज हुआ तो जून कब आएगा? 22 में ही आएगा। यहाँ जून कब आएगा? 22 में ही आएगा। यहाँ जून कब आएगा? 22 में। यहाँ से चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, ये नॉर्मल बन गया। अब जून कब आएगा? वो अगर इससे पीछे गए तो फिर ये 21 में फॉल कर जाएगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है हमने इसको डिनोट कैसे करना है, एब्रीवेट कैसे करना है, इसके लिए हमेशा क्या देखना है? जहां ईयर क्लोज हुआ तो देखना है अब जून कब आएगा। मसलन एक ईयर क्लोज हो रहा है 2021 में, नवंबर 2021 को। शुरू कब हुआ होगा? अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ होगा। ठीक है ना, दिसंबर। अब नवंबर में ही हो रहा है, तो देखना कैसे है? जून कब आएगा? अब तो अगले साल आएगा। इसका मतलब है ये टैक्स ईयर भी क्या कहलाएगा? 2022 कहलाएगा। बात समझ आ गई? उधर तो स्ट्रेट है, नॉर्मल टैक्स ईयर में तो स्ट्रेट है। वो तो भाई वो कह रहा है द सेट डेट फॉल इन द कैलेंडर ईयर, उससे शो कर। और अगर स्पेशल टैक्स ईयर है तो जब खत्म हो रहा है, मसलन आप कहते हो जी सर जनवरी को खत्म हो रहा है, 31 जनवरी 2022, तो आपने क्या देखना है? अब जून कब आएगा? 2022 में ही आएगा, तो 2022 ही टैक्स ईयर है। फरवरी 22, मार्च 22, अप्रैल 22, मई 22, इधर आए। पिछले साल दिसंबर 22, नवंबर 22, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, लेकिन अगर यहाँ खड़े हैं मई, अब 21 में आएगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे हमें पता चलेगा 2 टैक्स ईयर आपने पढ़े हैं। सॉरी, बस यही तो लॉजिक के अगेंस्ट जाना है, क्योंकि लॉ ऐसे कह रहा है। हमें लॉ कह रहा है कि भाई
आपने जहां असल में मुल्क का निज़ाम यहाँ चल रहा है, मुल्क यहाँ से 22 पढ़ना शुरू कर देता है टैक्स ईयर में। जब मैंने 1 जुलाई को आया तो हम सब टैक्स वाले लोग एक दूसरे को, जैसे आप हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भेजते हैं ना, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे ना तो आप 1 जुलाई को हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर के मैसेज भेजते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दूसरे को, कहते हैं रोजी रोटी फिर लग गई, अगला साल शुरू हो गया। तो ऐसे चल रहे हैं। तो हम सबको 1 जुलाई को पता चल जाता है कि हम 2022 में आ चुके हैं। अब ये सारा एरिया 2022 है, यहाँ कोई भी पीरियड आएगा तो वो 2022 कहला रहा है। नॉर्मल है तो यहाँ ख़त्म होगा यानी यहाँ शुरू होगा, लेकिन अगर कोई यहाँ ख़त्म होगा तो शुरू इससे पीछे हुआ होगा, हालांकि वो 21 में ख़त्म हो गया। तो यही ये लग रहा है ना आपको कि यार ये 22 क्यों आ गया। नहीं, इस ग्रीन एरिया का नाम हमारी किताबों में क्या है? 22। क्यों ऐसा है? क्योंकि डेफिनेशन आ गई है, और जब डेफिनेशन आ जाए तो कॉमन सेंस खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। अब तो इसी को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये एरिया हमारी किताबों में 21 है, यहाँ कहीं ख़त्म हो रही कोई चीज़ तो 21 कहलाएगी, लेकिन जैसे यहाँ टच हो गई तो ये 22 हो गई। फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गई 22 तक, लेकिन अगर यहाँ चली गई तो 23 शुरू हो गया। अब हमारा 23 शुरू हो गया। हम आज किस डेट पे बैठे? यहाँ बैठे हैं ना। अगर अब 2023 को देखें तो अब कैलेंडर ईयर, हमारा टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है? 24 चल रहा है। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? 24 में खड़े हैं। आप कहेंगे सर हम तो 23 में बैठे हैं। वो यही तो फ़र्क है चार्टर्ड अकाउंटेंट में। आप 23 में बैठे हो, मैं 24 में बैठा हूँ। बात समझ आ रही है ना? लेकिन आज के बाद आप भी 24 में आ गए हो। समझ आ रही है ना? अच्छा जी, नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कह रहे थे? इट्स अ पीरियड ऑफ, नहीं पूरी डेफिनेशन उसी था। इट्स, अच्छा फिर अगली बात, डेफिनेशन आ गई एग्जाम में, मार्क्स कैसे मिलेंगे? इस डेफिनेशन में 3 बातें हुई हैं। जब तक आप इन तीनों को एड्रेस नहीं करेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे। 3 बातें आई हैं। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये बात नंबर 1 है। एंडिंग ऑन 30th जून, ये बात 2 है। बात तीसरी क्या है? हाउ टू डिनोट इट, एंड डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉर। अब एक बच्चा 2 बातें करके आया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको 2 बातों के पॉइंट मिल रहे हैं, तीसरा उसका कट गया। पूरे मार्क्स लेने के लिए हमें तीनों बातें करनी पड़ेंगी। स्पेशल टैक्स ईयर, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये तो कॉमन डेफिनेशन है। डिफरेंट फ्रॉम द, इट इज allowed for certain person and is denoted by calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date settles. Normal to the calendar year का मतलब है कि क्या इस ग्रीन एरिया में आ रहा है तो फिर ये 2022 ही कहलाएगा। बात समझ आ रही है ना? वो जो लफ्ज़ लिखा हो ना, नॉर्मल टू रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, उसका मतलब आसान समझें कि अगर इस ग्रीन एरिया में फॉल कर गया ना आपका एंडिंग डेट तो ये 22 ही कहलाएगी। और अगर इससे पीछे मैं एक एरिया बना दूं तो फिर 21 कहलाएगी, और अगर इससे आगे बना दूं तो 23 कहलाएगी। बात समझ आ गई? आप कभी एग्जाम में बैठे हो तो आपने अपने आप से सिर्फ पूछना है जून कब आ गया, ठीक है ना? जहाँ डेट क्लोज हुई है अब जून कब आएगा, या तो वो खुद ही जून है तो आया ही खड़ा है नॉर्मल टैक्स ईयर। और अगर जून नहीं है तो अब देखना है जून इस साल का गुजर गया है या आना है। अगर आना है तो जो जून आ रहा है वो आपने लिखना है। क्लियर होगी बात? अच्छा जनाब, नॉर्मल टैक्स ईयर वर्सेस स्पेशल टैक्स ईयर, समझ आ गई बात? अच्छा जी, एक बात और हमने, अब यहाँ के एक एग्जाम्पल हो, इट इज अलाउड। जैसे अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, वो कहते हैं जो जहांगीर तरीन साहब की कंपनी है ना, ठीक है ना, या सियासतदानों की जो कंपनीज हैं उनका स्पेशल टैक्स ईयर होगा। क्या? वो शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से और क्लोज करेंगे 30 सितंबर को। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 सितंबर। डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल हो गया ना? अब देखना पड़ेगा आज क्या डेट है,
26 सितंबर। तो इसका मतलब है 4 दिन के बाद शुगर इंडस्ट्री का टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है। इस टैक्स ईयर को एब्रीवेट कैसे करें? अब जून कब आना है? 24 में। तो ये कौन सा ईयर उनका क्लोज हो रहा है? 24 का ईयर क्लोज हो रहा है। बात समझ आई है? हमेशा ऐसे देखना पड़ेगा कि जून कब आ रहा है, कि भाई अब जून 2023 में तो आने वाला कोई नहीं है, अब तो 24 का जून आना है। तो इसका मतलब है टैक्स ईयर फिर 24 आएगा। वो कहते हैं ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, जो लोग चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कंपनीज का क्या ईयर है? जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर। अब फर्ज किया इस दिसंबर को जब कंपनी क्लोज कर रही होगी तो ये कौन सा टैक्स ईयर होगा? 2024 होगा, क्योंकि अब जून कब आना है? 24 में आना है। ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये भी क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को। आपने देखा ना, इसी वजह से 1 जनवरी को बैंक हॉलीडे होता है, इन्होंने अपना क्लोजिंग और वो सारा कुछ प्लान करना। ईयर एंड क्लोज होगा तो 30/6/24 लिखेगा, 31/12/24 को नहीं लिखेगा। नहीं, ऐसे ऐसे देखें। अब ना 2 बातें पढ़ लें। अच्छा हो गया आपने सवाल रेज कर दिया है। ऐसे देखिए, 2 सब्जेक्ट को इकट्ठा करें, एक FAR 1 को और दूसरा टैक्स को। ठीक है? जब ये शुगर मिल अपने अकाउंट क्लोज कर रही होगी तो क्या लिख रही होगी? फॉर द ईयर ended 30th सितंबर 2023। अकाउंट्स में तो ऐसे लिखा होगा। हमने टैक्स वालों ने फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना, हमने टैक्स ईयर देखना है। तो जब मैं इसकी रिटर्न जमा करवा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ टैक्स ईयर। अब हम इतना लंबा भी नहीं लिखते, टैक्स वाले ऐसे नहीं लिखते, वो खाली लिखते हैं टैक्स ईयर 2024। हमने बस टैक्स ईयर लिखना होता है। अगर सर आपने 24 क्यों लिख दिया? भाई उसी उसूल से लिखा, जहां खत्म किया उसके बाद देखना है, जून ढूंढना है अब कब आएगा। हमने सिर्फ टैक्स ईयर लिखना होता है। ठीक है ना? हमने सिर्फ, असल में क्यों ऐसा कर रहे हैं, हर साल इनकम टैक्स लॉ अमेंड होके आ जाता है। ये देखना इसके ऊपर कौन से ईयर के उसूल लगाने हैं, तो जो 2024 के बने हुए हैं वो लगाने हैं। खत्म बात। टैक्स ईयर ने ये शो करना है खाली कि इस पे ऊपर उसूल 23 के लगाएं, 24 के लगाएं, 25 के लगाएं। तो वो हमें ऐसे पूरे महीने बना के नहीं दिखाने होते, ऐसे नहीं कहा फॉर द ईयर एंडेड, नहीं, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। ये FAR 1 नवीद अंसारी साहब, या आजकल आप पढ़ रहे होंगे R2 पढ़ रहे हैं ना, तो ये वहाँ की लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज है सीधी ठक करके लिखना है जी टैक्स ईयर कौन सा, कहता है जी 24 है जी, खत्म हो गई। ठीक है ना? टैक्स ईयर 24 हो। इसी तरह जो नीचे वाली कंपनी आएगी, अगर इस साल में खड़े, क्योंकि अब हम इस वाले हाफ में खड़े हैं ना, अगले वाले हाफ में खड़े, अगर हम पहले वाले हाफ में खड़े होते जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो फिर 23 में, मतलब पिछले सेशन में जब मैंने इन्हीं क्लासेस में सारा कुछ पढ़ाया होगा तो 23 लिख रहा हूँ मैं सामने। अब अगले वाले हाफ में आ गया हूँ तो अब 24 लिख रहा हूँ। तो उसूल क्या हुआ? स्टूडेंट लेवल पे क्या उसूल हुआ? क्या देखना है? जून कब आएगा। क्या देखना है? जून कब आएगा। ये नहीं कहना सर अब तो कभी भी नहीं आएगा, तो फिर तो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जून आएगा। अच्छा जी, 2 बातें पता चल गई। कौन कौन सी? कौन कौन सी? नॉर्मल टैक्स ईयर वर्सेस स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, जब तक ICAP की किताब नहीं आ जाती, ठीक है ना, क्योंकि ICAP की बुक हमें एक ये बताती है कि क्या चीज़ अप्लाई हुई, क्या चीज़ अप्लाई नहीं हुई। अभी आपने किताब कोई भी नहीं खरीदनी। जिन बच्चों को ज़रा पेज से पढ़ने की आदत है वो इसका प्रिंट ले लें बस। और जो बच्चे खुद को थोड़ा सा डिजिटलाइज कर लिया है वो डायरेक्टली पढ़ लें, क्यों प्रिंट लेना।